नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी में जारी घमासान के बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच गए। यहां उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। कल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कुछ दिन पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष लखनऊ के दौरे पर आए थे और उन्होंने पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, तभी से प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने भी कहा है कि अब कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, न कि केवल विरासत पर निर्भर रहना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में बड़ी सर्जरी की काफी जरूरत है और इसको कल पर नहीं टाला जा सकता है, आज ही करना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी देते हुए नेताओं की वैचारिक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोइली ने जितिन प्रसाद को लेकर कहा कि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता शुरू से ही संदिग्ध थी और पश्चिम बंगाल में उनके प्रभारी होने के बावजूद पार्टी को 0 सीटें मिली। इसने बता दिया कि वो अक्षम थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि अगले साल हम 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद 2024 में संसदीय यानी लोकसभा चुनाव होंगे। अगर हम 7 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हमें आम चुनाव में और मुश्किलें आएंगी। इसलिए हमें सिर्फ विरासत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें खुद को फिर से एडजस्ट करने की जरूरत है, जिससे हम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी अपराजेय हैं। हमारी पार्टी को फिर से पटरी पर लाकर उन्हें हराया जा सकता है। अभी बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कल नहीं। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब लोगों का ध्यान कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं यानी G23 की ओर है कि क्या वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस बीच G23 के नेताओं में से एक कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा उनकी पूरी जिंदगी में नहीं होने वाला है। सिब्बल ने कहा कि अगर पार्टी उनसे भी कहेगी कि हमें आपकी जरूरत नहीं है तो मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन वो कभी भी अपने पूरे जीवन में बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस विचारधारा का मैंने शुरू से विरोध किया उसके साथ नहीं जा सकता और यही नाराजगी मेरी जितिन प्रसाद के साथ भी है। सिब्बल ने कहा कि वो इस बात से नाराज नहीं कि जितिन ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लेकिन इस बात से नाराज है कि जिस विचारधारा का विरोध उनकी पीढ़ियां तक करती आई वो उसी में शामिल हो गए। कपिल सिब्बल ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि आजकल प्रसाद पॉलिटिक्स चल रही है। लोग विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए राजनीति में पार्टियां बदलते हैं और इसीलिए वो ऐसी पार्टी में भी शामिल हो जाते हैं जो उनकी विचारधारा से एकदम उलट हो। आप एक विचारधारा के प्रति अपने विश्वासों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि आप अपने फायदे के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ मिल जाएगा इसके लिए चुनाव लड़ते हैं। यही बंगाल में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और बाकी जगह भी। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले जितिन प्रसाद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो गृह मंत्री अमित शाह या नड्डा से कोई डील करने के बाद बीजेपी में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जनता पीएम मोदी के साथ है और उनको लगता है कि वो बीजेपी में रहकर जनता की सेवा कर सकेंगे। जितिन ने कहा कि वो जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए पता है कि जनता क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि वो लंबे समय से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा, इसका राहुल गांधी से कुछ भी लेना देना नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मुझे कांग्रेस में रहते हुए कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला। हमारी 3 पीढ़ियों ने कांग्रेस में रहकर सेवा की, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में रहना मुश्किल होने लगा। पंजाब में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य बीजेपी के कुछ नेता किसान आंदोलन को लेकर बेहद परेशान हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल जोशी ने कहा है कि अगर किसान आंदोलन का हल नहीं निकला तो बीजेपी के नेता अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जोशी श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जोशी ने कहा कि वे पंजाब बीजेपी के नेताओं को चुनौती देते हैं कि वे बिना सुरक्षा के अपने नजदीकी गाँव में जाकर दिखाएं। राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार जोशी कहते हैं कि अब वे पूरे राज्य का दौरा करेंगे और किसानों के हक में बात करेंगे। अखबार के साथ बातचीत में जोशी ने कहा कि अगर पार्टी चाहे तो वह उन्हें बाहर भी कर सकती है और अभी वे पार्टी में रहते हुए ये बात कह रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता बड़ी संख्या में टीएमसी में आना चाहते हैं। इसकी चर्चा तो जोरों पर है। इन लोगों में मुकुल राय का भी नाम शामिल है, लेकिन अभी तक मुकुल राय ने इस पर चुप्पी साध रखी है और टीएमसी की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया। हालांकि अब तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने मुकुल राय को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो अभिषेक बनर्जी के संपर्क में हैं और वापस से टीएमसी में आना चाहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि उन्होंने उस वक्त पार्टी को धोखा दिया जब पार्टी को उनकी जरूरत थी। हालांकि उनकी वापसी को लेकर आखिरी फैसला ममता बनर्जी द्वारा ही लिया जाएगा। इसके साथ ही सौगत राय ने कहा कि दल बदलू नेताओं को 2 धड़ों में बांटने की जरूरत है, सॉफ्ट लाइनर्स और हार्ड लाइनर्स। रॉय ने कहा कि सॉफ्ट लाइनर्स वो हैं जिन्होंने पार्टी तो छोड़ी लेकिन ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा, और हार्ड लाइनर्स वो हैं जिन्होंने ममता बनर्जी का अपमान किया। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का अपमान किया लेकिन मुकुल रॉय ने कुछ नहीं कहा। केंद्र सरकार के दबाव में आने से शुरू में इनकार करने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के रुख में अहम बदलाव आया है। ट्विटर इंडिया ने बुधवार को केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वह नए डिजिटल नियमों को लागू करने की हर कोशिश कर रहा है। उसने भारत में कुछ अफसरों को नियुक्त किया है और 1 हफ्ते में सरकार को विस्तृत रिपोर्ट देगा। ट्विटर इंडिया ने कहा कि उसने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। ट्विटर इंडिया के एक प्रवक्ता ने एनडीटीवी से कहा कि हम इन नियमों का अर्थ समझते हैं और इन दिशा निर्देशों के पालन की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ नियुक्तियां भी की हैं। दिशा निर्देश 25 फरवरी को जारी किए गए और उस समय कोरोना महामारी चरम पर थी, इसलिए हम व्यावहारिक तौर पर इसे लागू नहीं कर सके। महिलाओं के अधिकारों की हिफाजत के लिए बने महिला आयोग को कई बार इसमें शामिल महिला सदस्यों के बयानों के कारण फजीहत का शिकार होना पड़ता है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां के महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी ने कहा है कि परिजनों को लड़कियों के मोबाइल को चेक करना चाहिए। मीना कुमारी ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि हम लोगों के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को देखना पड़ेगा, बेटियां कहाँ जा रही हैं, किस लड़के के साथ बैठ रही हैं, उनके मोबाइल को भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि मैं सबको यही बोलती हूँ कि लड़कियां मोबाइल से बातें करती रहती हैं और शादी के लिए घर से भाग जाती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और दें तो उन पर पूरी निगाह रखें। मीना कुमारी ने कहा कि मैं सभी माँओं से कहती हूँ कि वे अपनी बेटियों का ध्यान रखें। माँ की लापरवाही के कारण बेटियों का यह हश्र होता है। बता दें, इस बयान के बाद उनकी काफ़ी आलोचना हो रही है। लोगों ने महिलाओं की मुश्किलों को समझने और उनकी मदद के लिए बनाए गए महिला आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि के नागराज नायडू को अपना शेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। शेफ डी कैबिनेट एक वरिष्ठ नौकरशाह या अधिकारी होता है जो शीर्ष अधिकारी के सहायक या निजी सचिव के तौर पर काम करता है। बता दें, भारत ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के मनोनीत अध्यक्ष बनने के लिए खुलकर समर्थन किया। उसी समय से कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला शाहिद भारत के प्रतिनिधि को अपना शेफ डी कैबिनेट बनाएंगे। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट करने के बाद से ही सेना ने नेता आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया था और उन पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज कर रही है। पहले अवैध रूप से वॉकी टॉकी बाहर से मंगाने और सार्वजनिक अशांति फैलाने के आरोपों में दर्ज किए गए मामलों के बाद अब सूची पर रिश्वत में $6 लाख लेने के अलावा सोने के टुकड़े लेने के आरोप दर्ज किए गए हैं। अगर इस मामले में सूची दोषी पाई जाती हैं तो उनको 15 साल की जेल हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पद ग्रहण के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस दौरान बाइडेन ने रूस को चेतावनी भी दी। बाइडेन ने कहा कि हम रूस के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं, हम एक स्थिर संबंध चाहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर रूसी सरकार हानिकारक गतिविधियों में संलग्न है तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत और सार्थक तरीके से जवाब देगा। बता दें, बाइडेन 8 दिवसीय यूरोपीय यात्रा पर हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।